Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 9th क्लास को पढ़ रहे थे जिसमें हमने डेमोक्रेसी को पढ़ना स्टार्ट किया था। क्या चैप्टर का नाम क्या था आपका कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं क्योंकि कई दिनों के बाद हमारी क्लास हो रही है। तो हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होते हैं। फिर इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था और व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसकी डेफिनेशन को हमने देख लिया था कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इन सभी चीजों को हम पढ़ चुके हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल हमने देखा था जिसमें परवेज मुशर्रफ के बारे में आपने पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, पहले पिछली वीडियोस देखें फिर उसके बाद इस पर आएंगे तो बेहतरीन आपको समझ में आएगा। डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजर डिसीजन है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिनको हम चुनते हैं वो हमारे लिए क्या है, मेजर डिसीजन लेते हैं। तो इसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप ही डिसीजन लिए थे। ऐसे ही एग्जाम्पल आपने कहाँ का पढ़ा था, चाइना का पढ़ा था। यानी कि चाइना के अंदर पीपल्स कांग्रेस के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी बार बार क्या कर रही थी, इलेक्शंस को जीत रही थी, जो कि डेमोक्रेटिक देश का एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद आपने पढ़ा था जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के अंदर जानू पीएफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप पढ़ चुके हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करने लग जाती है, देश के अंदर आजादी में बहुत बड़ी भागीदारी किसकी रहती है, जानू पीएफ पॉलिटिकल पार्टी की रहती है। लेकिन एक समय के बाद ये क्या हो जाती है, अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है और अपनी ही क्या करने लग जाती है, मनमानी करने लग जाती है। यहां तक हम अपने चैप्टर को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहां से आज की जो सीरीज है, चैप्टर की सीरीज है हमारी, स्टार्ट होने वाली है। देखो, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी समरी डेफिनेशन, यानी कि शुरुआत में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को हमने पढ़ा था। अब उसमें हमने कंक्लूजन निकाला है, यानी कि हमारी डेमोक्रेसी की फीचर्स का मतलब क्या होता है, विशेषताएं होता है। क्या होता है, विशेषताएं। यानी कि हम क्यों डेमोक्रेसी को फॉलो करें, उन विशेषताओं के बारे में हम इसमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब तक आपने पाकिस्तान का एग्जाम्पल पढ़ा, आपने पढ़ा ये चाइना का एग्जाम्पल पढ़ा कि वो डेमोक्रेटिक अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन सच में वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो अब इसमें पढ़ेंगे कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी हम किसको कह सकते हैं, डेमोक्रेसी के क्या गुण हो सकते हैं, क्या विशेषताएं हो सकती हैं जिसके कारण उस देश को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। पहला पॉइंट देखो, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, यानी कि देश के अंदर जो रूलर्स होते हैं, जो शासक होते हैं, कौन होते हैं, शासक, यानी कि जिनको हमने चुना है वो हमारे ऊपर अब क्या करेंगे, शासन करेंगे। लेकिन वो किसकी सुनेंगे, वो पीपल की सुनेंगे, जनता की सुनेंगे। यानी कि जनता ने जिसको वोट डालकर जिताया है वही हमारे ऊपर अब क्या करेगा, रूल करेगा, शासन करेगा। और वो जनता से पूछकर या जनता के विचारों को लेकर बड़े बड़े डिसीजन लेने वाला है। आपने अब्राहम लिंकन की क्या है, आपने जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को सुना होगा, बाय द पीपल फॉर द पीपल, इस तरीके से कहा है कि जनता अपने लीडर्स को चुनेगी और जनता की सुनते हुए बड़े बड़े जो डिसीजन है वो कौन लेंगे, हमारे लीडर्स लेंगे, जिनको हमने क्या किया है, जिनका हमने चुनाव किया है। तो पहला फीचर है रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, यानी कि सभी के सभी डिसीजन जो जनता ने जिसको चुना है वही डिसीजन लेने वाले हैं। पहला पॉइंट उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां से कि देखो डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी बनाया कैसे जाता है, देश के अंदर हर 5 साल, हम अपने देश की बात करें तो हर 5 साल के बाद क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं कि जो भी रूलिंग पार्टी है, यानी कि जो शासन कर रही है पार्टी, वो चांस है कि अगले टेन्योर में क्या हो जाए, हार जाए।
अगर उन्होंने अच्छे तरीके से क्या नहीं किया हो, काम नहीं किया हो। तो हमारे पास एक बेटर चॉइस होनी चाहिए। चॉइस कैसे होती है कि हमारे पास जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या लड़ती हैं, इलेक्शंस को लड़ती हैं। अब हमें जो पॉलिटिकल पार्टी जिनका एजेंडा अच्छा लगता है, एजेंडा का मतलब क्या होता है कि आपके सामने एक क्या है फॉर्मेट बना दिया जाएगा और उसमें अब वो अपनी बातों को लिखेंगे कि आने वाले 5 सालों के अंदर हम करने क्या वाले हैं। तो इस तरीके से जो आपके इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस में हमारे पास क्या होती है, चॉइस होती है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी किसमें पार्टिसिपेट करती है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। और हमें अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर जो सामने अब फिलहाल जो लीडर है हमारा, हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये मौका हमें कब मिलता है, हर 5 साल के बाद ये मौका हमें मिलता है कि हम अगर वो लीडर हमें पसंद नहीं है, जो हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। पहला मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, दूसरा क्या है, चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी। हमारे पास क्या है, ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हम जो लीडर है हमें पसंद नहीं आया तो उसको हम एक टाइम के बाद क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। This choice and opportunity is available to the all people in an equal basis। यहाँ पर क्या है, वोटिंग राइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वोटिंग राइट की। यानी कि देश के अंदर अपना लीडर का चुनाव करने के लिए हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ये बिल्कुल है कि हमारे देश में 18+ की एज वाले इंसान जो कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, जिनका ये क्या है, वोटर कार्ड बना हुआ है, वो क्या कास्ट कर सकता है, वोट कास्ट कर सकता है। तो यही कह रहे हैं कि देश के हर नागरिक को अधिकार मिलना चाहिए अपने लीडर्स को क्या करने का, चुनने का। तो इक्वल अधिकार होते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया था, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो, हर व्यक्ति को किसका अधिकार है, वोट कास्ट करने का अधिकार है। तो इस तरीके से ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट देखो, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स to a government limited by the basis rule of the constitution and the citizen rights। अब ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर बात को लिखा हुआ है, यानी कि अगर कोई रूलर्स अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रावधान है कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई रूलर्स और साथ में कोई सिटीजन अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। और दूसरी बात, वो अपने राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है। कौन आवाज उठा सकता है, एक इंसान, आम इंसान अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज उठा सकता है। तो ये देखो, ये आपके कितने हो गए, मेजर डिसीजन बाय द रूलर्स, चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, और चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल, यानी कि वोटिंग राइट सभी को मिलना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा देश में क्या होने चाहिए, रूल और शासन होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि किसी देश को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कब कहेंगे, तो ये आपके फीचर्स हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब देखो, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, यानी कि किसी चीज में अगर किसी भी एक चीज को लें, आप मोबाइल को लें तो मोबाइल के अच्छे फीचर्स भी होते हैं, यानी कि कहने का मतलब मोबाइल का बेहतरीन यूज भी किया जा सकता है। अब जो बच्चे ऐसे हैं जो बाहर नहीं जा सकते, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते, इस छोटे से फोन के अंदर पूरी नॉलेज भरी पड़ी है, वो हर चीज को सर्च कर सकता है जो पढ़ना चाहता है। लेकिन मोबाइल का एक गलत यूज भी हो सकता है कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो सोसाइटी को बिगाड़ने का काम करती हैं। तो आप इस मोबाइल का किस तरीके से यूज कर सकते हो, बेहतर तरीके से यूज भी कर सकते हो, और इसका यूज गलत तरीके से भी किया जा सकता है। इसी तरीके से ये कहा गया है कि डेमोक्रेसी के भी 2 पहलू होते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। इसी के रिगार्डिंग देखो, अगला हमारा क्या है, ये क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की कमियां क्या हैं। हर चीज की अच्छाइयां भी होती हैं और कुछ ना कुछ क्या है, कमियां भी होती हैं। कमियां देखो कि डेमोक्रेसी के अंदर कमी क्या, बहुत अच्छा है, ये एक क्वेश्चन बन गया है, डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। पूरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखना है। देखो क्या है,
लीडर कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू द इनस्टेबिलिटी। यानी कि बार बार जो लीडर्स होते हैं टाइम टू टाइम वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। यानी कि देश के अंदर अगर बहुत बड़े लेवल पर चेंज करना होता है, बदलाव करना होता है, तो लीडर्स क्या नहीं होने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। तो वो समय समय पर क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण इनस्टेबिलिटी आती है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो, का पढ़ रहे हो, एक स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन वो आपको ज्यादा पसंद नहीं आया, फिर आप दूसरे स्कूल में चले जाते हो। वहां पर आपको एडजस्ट होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। इसी तरीके से जब कोई देश के अंदर लीडर चेंज होते हैं तो उनको काम को देखने में और संभालने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ये कहते हैं कि एक बार जब इलेक्शन होते हैं और जब लीडर चेंज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि काम पर थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। तो यही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्शंस। और इलेक्शंस के बाद जब दूसरा लीडर आता है तो एक बार काम में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है, यानी कि उसको फिर फ्लो में चलने के लिए टाइम की जरूरत होती है। तो पहला पॉइंट नेगेटिव पॉइंट बताया है, किसका बताया है, डेमोक्रेसी का नेगेटिव पॉइंट बताया है कि इनस्टेबिलिटी आ जाती है बार बार क्या होने के बाद, लीडर्स चेंज होने के बाद। आगे देखो, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। यानी कि कई बार ये कहा जाता है डेमोक्रेसी के अंदर जो लीडर्स होते हैं, जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो किसका खेल है, वो पावर का खेल है, वो कंपटीशन का खेल है। यानी कि जिसके पास आज के टाइम पैसा है वो क्या लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। एक आम गरीब व्यक्ति क्या है, इलेक्शंस को नहीं लड़ सकता। तो आज के टाइम में ये देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के पास अबेंडेंस मात्रा में पैसा है वो क्या है, टिकट ले लेते हैं, क्या लड़ने के लिए, इलेक्शंस को लड़ने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्शन, ये पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो किसका है, जिनके पास पावर है, जो कंपटीशन में आ सकते हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर द मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब यहाँ पर नैतिकता को कोई नहीं पूछता। नैतिकता का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान गरीब है और उसके पास ऐसे कोई फाइनेंशियल जो सपोर्ट नहीं है तो वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ज्यादातर नहीं कर पाता। ये कारण है। फिर ये कहा कि कंपटीशन के अंदर वही व्यक्ति आ सकते हैं जिनके पास क्या है, पावर है, यानी कि पावर का खेल है ये। क्या, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस को लड़ना और जीतना किसका खेल है, पावर का खेल है। अब सीधी सी बात है, एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, एक व्यक्ति के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो इलेक्शंस में जीतने के लिए बहुत पैसे का यूज करेगा, जगह जगह पर जाएगा, रिलीज करेगा, या फिर अदर एक्टिविटी या फिर जो डर्टी ट्रिक्स होती हैं उनका इस्तेमाल वो करेगा, किसको जीतने के लिए, इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो यही कह रहे हैं कि ये पावर का खेल है, किसको जीतना, डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, जो शासन है, जो ये कंपटीशन होता है, इलेक्शंस होता है, उसको जीतना किसका खेल है, पावर का खेल है। तो दूसरा डीमेरिट्स बता दिया, किसका डीमेरिट्स बता दिया, डेमोक्रेसी का। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन द डेमोक्रेसी दैट इट लीड टू डिले। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि डिले हो जाता है, कोई भी डिसीजन जब लेना होता है तो उसमें देरी हो जाती है। क्या हो जाती है, देरी। देरी कैसे होती है, जैसे आपकी पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, क्या होती है, संसद। संसद के अंदर हमेशा क्या आता है, बिल आता है। यानी कि अगर हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक पेज पर कुछ लिख के लेके आएंगे कि हमें अब ये चेंज लेकर आना है, हमें दहेज प्रथा को खत्म करना है। तो वो जो उस पेपर पर लिखा हुआ है ना, वो आपका क्या है, बिल है। अब वो बिल क्या है, कहाँ पेश होगा, या तो लोकसभा में या फिर क्या है, राज्यसभा में। एक जगह लोकसभा या राज्यसभा में वो पेश किया जाएगा। अगर मान लो उसको पहले कहाँ पेश किया है, लोकसभा में पेश किया है, वहां से ये पास हो गया, फिर ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा के अंदर जाएगा। फिर इसके बाद ये किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट ने वहां पर उस पर साइन कर दिए तो वो बिल आगे चलकर क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, नियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि डिस्कशन होते हैं, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं और जिसके कारण क्या है,
डिले हो जाती है, देरी हो जाती है, किसी भी फैसले को लेने में देरी हो जाती है। तो ये किसका डीमेरिट्स है? ये आपका डेमोक्रेसी का डीमेरिट्स है। Elected leaders do not know the best interest of the people, it leads to the bad decision। और कई बार देखो, कई बार ऐसे लीडर्स भी आ जाते हैं जो अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी नहीं रखते, जिसके कारण क्या होता है कि वो उस जनता की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो जरूरतें होती हैं, उनको वो पहचान नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? पहचान नहीं पाते। तो जिसके कारण क्या है, जो जनता चाहती है ना, वो नहीं कर पाते, जिसके कारण उनके मन में ये आता है कि ये लीडर ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये कुछ लीडर्स ऐसे बन जाते हैं जो कि देश के बैकग्राउंड को, जहां से वो उठकर आए हैं या फिर जहां से उठकर वो आए हैं लेकिन दूसरी जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो अच्छी स्टेटमेंट वहां पर नहीं दे पाते। तो ये कहते हैं कि जो ये इलेक्टेड लीडर्स हैं वो जनता के इंटरेस्ट को पहचान नहीं पाते, जिसके कारण कई बार फैसले, जो डिसीजंस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। डेमोक्रेसी लीड टू द करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। यानी कि अब देखा गया है कि ये जो इलेक्शन के अंदर कंपटीशन होते हैं उसमें बहुत सारा क्या पाया जाता है? करप्शन पाया जाता है। इसको सीधे सीधे समझो कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो लीड कर रही होती है, जो अब इस दौरान क्या है, शासन में है, अब वो अगले साल जैसे ही मानो कि इलेक्शन होने वाले हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स में या फिर सोशल मीडिया पर वही पॉलिटिकल पार्टी अपनी क्या दिखाएंगी? एडवर्टीजमेंट दिखाएंगी, जो सिर्फ अपने आप प्रचार करने पर फोकस करती है। अदर पॉलिटिकल पार्टीज की जो एडवर्टीजमेंट है वो बड़े लेवल पर दिखाई नहीं देती। तो ये कह रहे हैं कि जब डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर क्या देखने को मिलता है? करप्शन देखने को मिलता है। तो जिसके कारण क्या है, हमें ये लगता है, ये एहसास होता है कि ये फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं। आगे देखें, ordinary people do not know what is good for them, they should not decide the anything। और जो बिल्कुल सिंपल इंसान है, जो साधारण इंसान है, खेतों में काम करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं चलता, लेकिन वो इलेक्शंस में तो पार्टिसिपेट करता है ना, तो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, सोसाइटी के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन वो क्या कास्ट करता है? वो वोट कास्ट करता है। यानी कि उस व्यक्ति को, ये साधारण जो सिंपल व्यक्ति होता है, उसको नहीं पता होता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का क्या एजेंडा है, वो इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं, वो ऐसे ही क्या कर देते हैं? वोट कास्ट कर देते हैं, जिसके कारण भी क्या आती है? इंस्टेबिलिटी आती है कि उनको पता ही नहीं होता है कि हमें किसको वोट कास्ट करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपके क्या है? डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी आपको देखने को मिले। पहला, इंस्टेबिलिटी आ जाती है कि बार बार इलेक्शन होते हैं तो लीडर्स को बहुत लंबा टाइम नहीं मिल पाता, अपनी जो चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए लंबा टाइम नहीं मिल पाता। दूसरा, आपने पढ़ा कि कंपटीशन किसका होता है? पावर का कंपटीशन होता है। जिसके पास पावर ज्यादा होती है वो इलेक्शन में जीतने की संभावना उसकी क्या रहती है? ज्यादा रहती है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेसी के अंदर जो फैसले होते हैं उसमें क्या हो जाता है? डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। फिर ये फोर्थ वाला पॉइंट क्या है आपका? कि जो इलेक्टेड लीडर होते हैं, कई बार उनको जनता के इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता कि वो चाहती क्या है। और फिर क्या है, ये जो इलेक्शंस होते हैं उनमें कई बार क्या देखने को मिलता है? करप्शन देखने को मिलता है। और एक साधारण इंसान को नहीं पता पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कौन से एजेंडे को अपनाया है, इन सभी बातों के बारे में उनको पता नहीं होता। तो ये है, हमने देखो, अगर मैं इसको एक साथ करूंगी ना, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, ये एक क्वेश्चन बन गया है। अगर मैं इसको फिर इन ये फेवर में आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे अगला कॉन्सेप्ट जो आएगा ना वो इससे अलग है। देखो आप क्या कह रहे हैं, वाई, ये क्या है? डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर द ऑल प्रॉब्लम। यानी कि डेमोक्रेसी हर चीज का मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि जादू किया और सब कुछ क्या हो गया? बदलाव हो गया। डेमोक्रेसी एक रास्ता है
अदर क्या है जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है उनसे एक बेस्ट रास्ता है जिसके द्वारा जनता को सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। देखो क्या कह रहे हैं आगे, द डेमोक्रेसी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बट द क्वेश्चन वी फेस इन द रियल लाइफ इज डिफरेंट। Is democracy better than other form of the government that are there for the us to choose from? अब ये कह रहे हैं, देखो मैंने शुरुआत में जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको 3 फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बताई थी, जिसमें आपने मोनार्की को मैंने एक्सप्लेन किया था। किसको किया था? मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है? एक राजा होता है। दूसरा फिर क्या आपने डिक्टेटरशिप को पढ़ा था, जहां पर मिलिट्री पर कंट्रोल कर कर एक व्यक्ति क्या करता है? शासन करता है। और थर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी? डेमोक्रेसी की पढ़ी थी। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो हम किसको चुने जो हमारे लिए क्या हो सकती है? बेहतर हो सकती है। तो वर्ल्ड वाइड ये अब विचारधारा बन चुकी है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी फॉर्म होती है। क्यों बन चुकी है? क्योंकि आपने हिटलर को भी देखा है ना, आपने फिर पुराने राजाओं का भी टाइम देखा है, लेकिन उस दौरान जैसे हिटलर के टाइम में भी जो जनता होती है उनको अच्छे से राइट्स नहीं मिलते हैं, ऐसे ही कुछ कंट्री जहां पर, जैसे आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखा होगा, फ्रांस के अंदर क्या है? राजा को हटाया गया था, तो इसका मतलब राजा का रूल शासन भी अच्छा नहीं था। तो फिर बीच का जो रास्ता निकाला था वो किसका निकाला था? डेमोक्रेसी का निकाला था। तो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड में अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती हैं, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? आपका डेमोक्रेसी है, जिसके कारण आज वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी को क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। तो आज के लिए बेटे इतना ही। हमने यहां तक पढ़ लिया कि हम क्या है, जो डेमोक्रेसी होते हुए भी उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा। हमारे पास 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, उनमें से सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों माना जाता है, ये आपकी कल वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी पढ़ेंगे कि हमें अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी को क्यों फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रिगार्डेड स्टूडेंट के पास इस वीडियो को सेंड कर सकते हैं। आप कमेंट जरूर किया करो कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। तब तक आप इंतजार करें नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।